हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। पीपल वर नॉट हैप्पी विथ वेमार रिपब्लिक। अब देखो, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि बहुत सारे जो नॉर्मल लोग थे ना, वो वेमार रिपब्लिक जो डेमोक्रेसी आई थी ना जर्मनी के अंदर, उसको पसंद नहीं करते थे। तो पहले हम पॉलिटिकल रेडिकलिज्म्स देखते हैं कि क्या हालत थी पॉलिटिक्स की, फिर हम इकोनॉमिक क्राइसिस पे आएंगे कि जर्मनी की इकोनॉमिक की हालत क्या थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ओके, तो अब हुआ क्या, जो लोग पसंद नहीं करते थे वेमार रिपब्लिक, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम है स्पार्टाइट्स लेग्यू। ओके, जो स्पार्टाइट्स लेग्यू थी ना, वो रिवोल्यूशन करना चाहती थी। जैसे याद होगा आपको, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रशियन रिवोल्यूशन के बारे में कि इनको हटाकर बुल्शेविक लोग आ गए थे गवर्नमेंट में, सोवियत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई थी। वैसे ही स्पार्टाइट्स क्या करना चाहते थे, एक रिवोल्यूशन करना चाहते थे और इस वेमार रिपब्लिक को हटाना चाहते थे। ओके, और एक सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस जैसे रशिया में आई थी ना, वैसे ही गवर्नमेंट लाना चाहते थे। ठीक है, जैसे रशियन रिवोल्यूशन हुआ था उसी टाइप से जर्मनी में एक रिवोल्यूशन करना चाहते थे, सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट लाना चाहते थे और वेमार रिपब्लिक को हटाना चाहते थे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जो स्पार्टाइट्स लेग्यू है ना, बाद में इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी भी कहा गया। याद रखना इसको, ये आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी किसे कहा जाता है, तो स्पार्टाइट्स को ही कहा जाता है। ओके जी, याद रखना। सो अब वेमार रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे ना, सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक्स थे, उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग रखी। कहाँ पर, वेमार में। और उन्होंने बोला कि स्पार्टाइट्स लेग्यू को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इन लोगों को नहीं रोका, इन लोगों जिन्होंने पार्टी बनाई है, अगर इनको नहीं रोका तो ये क्या करेंगे, वेमार रिपब्लिक को हटा देंगे, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें मार देंगे। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया, स्पार्टाइट्स लेग्यू के जो मूवमेंट्स थे, जो चला रहे थे, आंदोलन वगैरह कर रहे थे स्पार्टाइट्स के लोग, उनको हटाया गया, उनके मूवमेंट्स को क्रश किया गया। किनकी मदद से, वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। इसका मतलब है जिन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था ना, तो जो वेमार रिपब्लिक के डेमोक्रेटिक लीडर्स थे ना, उन्होंने बोला कि जी आप हमारी हेल्प करो। स्पार्टाइट्स चाहते थे कि डेमोक्रेसी हट जाए, तो आप हमारी हेल्प करो। तो वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे के सारे वॉर वेटरन्स थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ठीक है जी हम करते हैं। और उन्होंने जहाँ जहाँ स्पार्टाइट्स आंदोलन कर रहे थे, मूवमेंट्स वगैरह चला रहे थे, रिवोल्यूशन वगैरह कर रहे थे, उनको सबको रोका और बहुत ही कम कर दिया उनका रिवोल्यूशन। पहले बहुत वो बहुत सारी जगह पर जर्मनी के थ्रू रिवोल्यूशन कर रहे थे, पर अब वो छोटी छोटी जगह पर ही रिवोल्यूशन वो कर पाए, क्योंकि वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फ्री क्रॉप्स भी कहा जाता है, उन्होंने उनको रिवोल्यूशन करने ही नहीं दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि पॉलिटिक्स की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में लड़ाई चलना स्टार्ट हो गई थी, यानी वेमार रिपब्लिक और स्पार्टाइट्स में लड़ाई चलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और ये ना जानी दुश्मन बन गए थे एक दूसरे के, और इसी की वजह से, इन दोनों की लड़ाई की वजह से फ़ायदा उठाया हिटलर ने। कैसे उठाया, मैं आपको बताऊंगी जब हिटलर का टॉपिक आएगा कि हिटलर ने कैसे फ़ायदा उठाया इस लड़ाई का। ओके, तो ये दोनों के दोनों सोच रहे थे कि अगर हमें कुछ करना है, यानी वेमार रिपब्लिक सोच रहा था कि हमें स्पार्टाइट्स को हराना है और स्पार्टाइट्स सोच रही थी कि हमें वेमार रिपब्लिक को हराना है। तो ये दोनों के दोनों ने सोचा कि अगर एक दूसरे को हराना है तो हमें रेडिकल सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, यानी खून खराबे का सहारा लेना पड़ेगा। तो मतलब जो हालत थी ना डेमोक्रेसी की, कहाँ पर, जर्मनी के अंदर, वो बहुत ख़राब थी। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन उनका था वहाँ पर पूरी तरह से, मतलब खून खराबा होने लगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ी इकोनॉमिक की हालत भी देख लेते हैं कि कैसे हाल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के। ओके,
तो आपको पता है जर्मनी को एक एग्रीमेंट साइन करनी पड़ी थी जिसमें एक कंडीशन ये भी थी कि जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड पे करने पड़ेंगे। किसको? एलाइड पावर को, जो कि जीता था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द गिल्ट क्लॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जर्मनी हैड टू पे रिपरेशन 6 बिलियन पाउंड इन गोल्ड। यानी गोल्ड में देना था उसको, गोल्ड में 6 बिलियन पाउंड देने थे। किसको देने थे? एलाइड पावर को। ठीक है, कौन देगा? जर्मनी देगा। ठीक है जी। तो अब हुआ क्या? दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व्स एट द टाइम रिसोर्सेज वर स्कार्स। अब एक ऐसा टाइम आया कि 6 बिलियन जो पाउंड होते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने गोल्ड में पे करना स्टार्ट किया, तो जब उन्होंने एक बात नोटिस करी कि गोल्ड रिजर्व्स तो ख़त्म हो गया, जर्मनी के पास जितना भी गोल्ड था वो तो ख़त्म हो गया। और उसके बाद जर्मनी ने बोल दिया कि जी हम नहीं दे सकते आपको गोल्ड। ठीक है, अब एलाइड पावर ने बोला कि भैया ऐसे कैसे, बिना कॉम्प्लिकेशन लिए तो हम मानेंगे नहीं। तो एलाइड पावर की एक कंट्री जिसका नाम था फ्रेंच, उन्होंने क्या किया कि ऑक्यूपाइड कर लिया जर्मनी का एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कहा जाता है रूर। ठीक है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था जर्मनी के लिए। ठीक है जी, और उस पर कब्जा कर लिया फ्रांस ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि फ्रांस ये चाहता था कि जितना भी इस एरिया के अंदर कूल है ना, अगर आप हमें कॉम्प्लिकेशन पे नहीं करोगे 6 बिलियन पाउंड का, तो हम क्या करेंगे, आपका जो ये कोल है इस एरिया में वो हम रख लेंगे। तो फ्रांस ने कब्जा कर लिया पूरे के पूरे रूर एरिया पर। ओके, तो अब हुआ क्या कि जर्मनी रिलेटेड विथ पैसिव resistance and printed paper money recklessly with the much printed money in circulation। अब हुआ क्या, जर्मनी ने एक ऐसा स्टेप लिया जो कि हम हमेशा सोचते हैं। ठीक है, अब देखो हमेशा हर बच्चे के माइंड में आता है कि यार हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे छापने की मशीन है, तो वो बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छापती। तो यानी तो यही काम किया जर्मनी ने पैसे ही पैसे छापे। उन्होंने कहा तुम्हें 6 बिलियन पाउंड चाहिए ना, हम देते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पैसे छापना शुरू कर किया, पर इससे क्या हुआ, पैसे की वैल्यू कम हो गई। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो एक एरिया के अंदर, ठीक है, एक पेन की शॉप है, पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एक ही पेन की शॉप है। ठीक है, आप दुकान पे गए, आपने बोला मुझे एक पेन दे दो, दुकान वाले ने बोला भाई 2 रुपए का है। ठीक है, साथ में एक और लड़का आया और उसने बोला कि मैं 4 रुपए दूंगा, ये पेन मेरे को दे दो। आपने बोला कि 8 रुपए, 100 रुपए, क्योंकि दोनों अमीर हैं, दे सकते हैं कितना भी पैसा। और ऐसा करके उस पेन का प्राइस बहुत बढ़ गया। यही हुआ जर्मनी के अंदर भी। ठीक है, समझ रहे होगे आप मेरी बात। जो वैल्यू थी ना, जर्मन की करेंसी थी मार्क, यानी मार्क थी जर्मन की करेंसी। तो जर्मन की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, अगर मैं अप्रैल की बात करें तो $1 24,000 मार्क का था। मतलब अगर $1 आपको चाहिए तो आपको 24,000 मार्क देने पड़ेंगे। ये करेंसी है जर्मनी की। पहले थी मार्क। अगर मैं बात करूं तो अब जर्मनी की करेंसी यूरो है। आपको पता होगी, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ये बात ध्यान में रखना। ओके, देखो एक महीने बाद $1 3,53,000 मार्क का हो गया। मतलब देखो कितना बढ़ गया। और अगस्त में $1 46,21,000 मार्क का हो गया था। यानी जो वैल्यू थी ना मार्क की, वो बहुत घट गई थी। सोचो अगर आप $1 की चीज़ खरीदते हैं अमेरिका से, तो आप इतने ज़्यादा मार्क आपको देने पड़ेंगे। तो यानी जर्मनी के लोगों की हालत तो बड़ी ख़राब हो गई थी। ओके, तो इसी वजह से क्या हुआ, इतने पैसे छापने की वजह से जर्मनी के अंदर जो प्राइसेस थे ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। पहले जो चीज़ 4 रुपए की आती थी, अब वो 4 लाख रुपए की हो गई थी। और इसी की वजह से वहाँ पर आ गया था हाइपर इन्फ्लेशन। एक तो होती है महंगाई और एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई। ओके, तो एक पिक्चर थी, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही थी और बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, करेंसी से भरा हुआ बैग लेकर जा रहे थे। किसके लिए? एक ब्रेड का लूफ लेने के लिए, सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए वो इतना भारी बैग लेके जा रहे थे। तो ये जो इमेज थी ना, वो हर जगह पब्लिश्ड हुई,
पूरे वर्ल्ड में पब्लिश्ड हुई और बहुत सारे लोगों ने सिंपैथी जताई कि ये जो तो बहुत बुरा हुआ जर्मनी के साथ, जर्मनी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर जो करेंसी है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। अब क्या हुआ, इवेंचुअली द अमेरिका इंटरवेटेड, और इसी को देख कर के अमेरिका ने इंटरवेंस किया। अमेरिका जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीता था, मैं आपको बता दूं, पर फिर भी उसने कहा कि जर्मनी हारा तो क्या हुआ, आप उसके साथ इतना बुरा थोड़ी ना करोगे, बहुत ही बुरी हालत है जर्मनी की। तो अमेरिका ने क्या किया, जर्मनी की क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए ड्वेस प्लान निकाला। अमेरिका के पर्सन थे जिनको चार दाविस कहा जाता था, उन्हीं के नाम पे इस प्लान का नाम पड़ा, ड्वेस प्लान, ठीक है। अब इस प्लान में ये कहा गया था कि जो भी कंडीशंस लगाई गई हैं ना जर्मनी पे कि उसको 6 बिलियन पाउंड देने हैं, तो अब उसको थोड़ा कम किया जाए और उसकी हालत को थोड़ा सुधारा जाए, ठीक है। लोन आप ले लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा उसको छूट तो दो, उसके एरिया पे भी आपने कब्ज़ा कर लिया। अब वो खुद पैसे कैसे जनरेट करेगा जर्मनी, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था। जर्मनी के लोगों को लग रहा था कि वहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट करके पैसा आएगा, फिर वो चुकाएंगे एलाइज पावर को। बट अमेरिका ने कहा कि आपने तो वही एरिया छीन लिया जर्मनी का, तो आप ऐसा मत करो जर्मनी के साथ, जर्मनी से अभी पैसे मत मांगो। और अमेरिका ने खुद भी छोटे छोटे लोन्स देकर हेल्प करी जर्मनी की, और एक पूरा का पूरा प्लान बनाया जिससे क्या हुआ, जर्मनी की हालत सुधारी जा सके, ठीक है। और ये बात है 1924 की, ओके, वर्ल्ड वॉर के 6 ईयर्स बाद की बात है ये, ओके। सो अमेरिका ने हेल्प करी, पर ये हेल्प ना ज़्यादा टाइम तक चली नहीं। क्यों नहीं चली, अब देखते हैं। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, अब क्या हुआ, द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 स्वे सेम स्टेबिलिटी। जैसे ही 1924 के अंदर ड्वेस प्लान लेकर आई थी अमेरिका, उसके बाद जर्मनी की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी, ओके। So German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from USA। यानी अमेरिका ने बहुत हेल्प करी थी जर्मनी की, उनको शॉर्ट टर्म्स लोन दिए थे ताकि वो अपनी हालत सुधार सके। बट दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉ व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। पर 1929 के अंदर एक ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से अमेरिका को खुद पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी, इसलिए उसने जितने भी लोन दिए थे ना जर्मनी को, वो सारे के सारे वापस मांगने लगे कि जो भी पैसे अभी तक हमने आपको दिए हैं वो अभी के अभी वापस करो, ठीक है। ऐसा क्या हुआ था जर्मनी के साथ, ऐसा क्या हुआ था अमेरिका के साथ, अमेरिका की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई थी। यानी जो शेयर मार्केट होता है ना अमेरिका की, वो क्रैश हो गई थी, ठीक है। फियरिंग अ फॉल इन प्राइस, पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इनके शेयर्स हैं उनको प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, इसलिए लोगों ने अपने शेयर्स बहुत सस्ते दामों में बेचने स्टार्ट कर दिए, ओके। ओनली वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड। यानी 24 अक्टूबर 1929 की मैं बात करूं तो क्या हुआ था, 13 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स बेचे गए थे, ठीक है। देखो शेयर मार्केट के बारे में बस अभी आप इतना जान लो, जब शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं वो बहुत कम प्राइसेस में बेचे जाएं तो इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लोगों की जॉब वगैरह छिन जाती है, ठीक है। जो भी लोग थे जिन्होंने शेयर्स मार्केट पर इन्वेस्ट किया था वो गरीब हो जाते हैं, ये सारी की सारी हालत होती है, ठीक है। तो यही हुआ अमेरिका के साथ, बहुत सारे लोगों ने एक ही दिन के अंदर अपनी 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इसी के साथ अमेरिका का बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका ने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, ओके। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स बिटवीन 1929 एंड 1932, इस बीच में अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। क्या क्या हुआ अमेरिका के साथ, नेशनल इनकम ऑफ द अमेरिका, जिसे आप यूएसए भी कह सकते हो, फील बाय हाफ। जितनी नेशनल इनकम थी ना अमेरिका की वो हाफ हो गई थी। यानी मान लो अमेरिका के अंदर 100 लोग रहते हैं और वो 100 लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, पर अब क्या हुआ, वो 100 लोग
$50,000 कमा पा रहे थे। मतलब जो नेशनल इनकम थी वो हाफ हो गई थी, बिल्कुल ठीक है। और साथ में बहुत सारी फैक्ट्री पर ताला लगने लगा, क्योंकि जो फैक्ट्री के अंदर ओनर थे उनके पास लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं थे। एक्सपोर्ट फील्ड, इसका मतलब दूसरी कंट्री पे कोई चीज़ बेची नहीं जा रही थी, क्योंकि सारी फैक्ट्री बंद हो गई थी तो कुछ बन ही नहीं रहा है तो बेचेंगे क्या। ओके। साथ में फार्मर वर बैडली हिट, यानी फार्मर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी फसल कोई खरीद ही नहीं रहा था। उनकी फसल जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा प्राइसेस में बिकती थी और अब बहुत ही कम प्राइसेस पर बिकी, तो फार्मर्स को भी बहुत नुकसान हुआ। ओके। साथ ही में जो स्पेकुलर्स थे, स्पेकुलर्स क्या होता है, जो मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया अपना मनी मार्केट से। मतलब उनको लगा कि यार मार्केट में अपना पैसा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे की वैल्यू घटेगी, तो उन्होंने अपने जो भी पैसे थे वो निकालना स्टार्ट कर दिया मार्केट से। यानी यूएसए के साथ इतना बुरा हुआ, पर the effects of the recessions in the USA economy were felt worldwide। और जो इफ़ेक्ट पड़ा था यूएसए की इकोनॉमी पे वो पूरी दुनिया में देखा जाने लगा, क्योंकि दूसरी कंट्री पे भी पड़ा है, ठीक है। और यही देखने को मिला दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। यानी बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी वो इस ग्रेट डिप्रेशन से इफ़ेक्ट हुई। अब हुआ क्या, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पता है कौन हुआ, वो हुआ जर्मनी, ठीक है। जर्मनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब यूएसए की इकोनॉमी थी वो क्रैश हो गई थी, उसने जर्मनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्यों? सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी कि उसमें शॉर्ट टर्म्स लोन्स ले रखे थे अमेरिका से, तो यूएसए से जल्दी जल्दी पैसे मांग लिए तो उसको देना पड़ा और उसकी हालत ख़राब हो गई। और भी क्या चीज़ें हुई मैं आपको बताती हूँ कि द जर्मनी इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय 1932। मतलब 1932 आते आते सबसे बुरा हाल जो हुआ था वो ग्रेट डिप्रेशन का वो जर्मनी पे हुआ था। क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। यानी 1929 के अंदर जितना प्रोडक्शन कर रही थी ना जर्मनी, 1932 में आकर वो सिर्फ 40% रह गया था। मतलब सोचो 3 साल बाद आपका प्रोडक्शन गिर रहा है, बढ़ने की जगह टाइम के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, बट वो गिर गया, 60% गिर गया, सिर्फ 40% प्रोडक्शन कर पा रही थी जर्मनी। और साथ ही में जो वर्कर्स थे उनको अपनी जॉब से हटाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ थी जर्मनी के अंदर वो बंद हो गई थी और जो काम कर रहे थे उनको भी बहुत ही कम दामों पर काम करने को मिला, ठीक है। क्योंकि उनके मालिकों ने उनकी सैलरी घटा दी। उन्होंने बोला हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, हम आपको दें क्या, तो उनको बहुत कम पैसे में काम करना पड़ा। और साथ ही में द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टॉच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। इसका मतलब है जो 6 मिलियन लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे जर्मनी के अंदर। साथ में ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विथ प्लेस कार्ड अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। मतलब बहुत सारे लोग रोड पर आ गए थे और उन्होंने अपने गले में एक प्लेस कार्ड लगा लिया था, बैनर सा लगा लिया था, ओके। और उस पर लिखा हुआ था विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी हमें कोई भी काम करने के लिए, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, कोई भी काम हमको दे दो, बस हमें काम दे दो, ठीक है। इतनी बुरी हालत हो गई थी वहाँ पर, जो वर्कर्स थे वो कोई भी काम करने के लिए तैयार थे। एज जॉब डिस्पेयर द यूथ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस। इसका मतलब है बहुत बुरी हालत हो गई थी लोगों की, जब जॉब छिनने लग गई थी तो बहुत सारे जो यूथ थे उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यानी चोरी चकारी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 2 टाइम का खाना तो चाहिए ही था उनको, इसलिए उन्होंने चोरी चकारी का काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो
जो मिडिल क्लास लोग थे ना, या मैं कहूँ जो सैलरी एम्प्लॉयड थे, जिनको सैलरी वगैरह आती थी या पेंशन वगैरह आती थी, उन लोगों ने ये देखा कि उनकी सेविंग्स जो है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। याद होगा आपको, मैंने बताया था जर्मनी के अंदर क्या हुआ था, $1 24,000 मार्क का हो गया था। तो अब लोगों ने जो 10 साल पहले 1 लाख रुपए अपने बैंक में जमा करवाए थे, अब उस 10 लाख रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं रह गई थी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई थी। तो इसलिए ये जो सैलरी वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे ना, या जो पेंशनर्स थे, जिनको पेंशन वगैरह आती थी, उन्होंने देखा कि यार हमने इतने साल से जो पैसे जमा करके रखे हुए थे बैंक में, उसकी वैल्यू तो अब ज़ीरो हो गई, वो तो किसी काम के ही नहीं रहे। ठीक है। और साथ ही में जो स्मॉल बिजनेसमैन थे और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे और रिटेलर्स थे, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ? उनको बिजनेस में के दाम चौपट हो गया। ठीक है। और इसी की वजह से दी सेक्शंस वर फेल्ड विथ प्रोलेटेरिएशंस एंड एंक्साइट ऑफ बंग रिड्यूस टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास और व्रोस स्टाइल स्टिल अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब उनको लग रहा था कि जी हम तो, हमारा जो रैंक है ना, हमने इतनी मुश्किल से वर्किंग क्लास का जो रैंक हासिल किया था, अब हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। जो लोग काम कर रहे थे उनके पास जॉब तो थी, जो मिडिल क्लास लोग थे उनके पास जॉब तो थी, पर उनको डर लग रहा था कि हमारी जो जॉब है वो छिन जाएगी। जो वर्किंग क्लास में है वो बिल्कुल पुअर क्लास पे आ जाएंगी, और हमारे साथ ये भी हो सकता है कि हम अनएम्प्लॉयड हो जाएं। तो ये डर उनमें आ गया था। तो इसी को कहते हैं प्रोलेक्टराइजेशंस। ओके। और साथ ही में जो बिग बिजनेसमैन थे ना, उनको भी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। ओके। The large mass of peasantry was affected by the sharp fall in agriculture prices, and women, unable to fill their children's stomachs, were filled with senses of deep despair। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े लेवल पे जो एग्रीकल्चर था ना, उसके भी प्राइसेस घट गए। यानी जो किसान था ना, वो जो चीज़ पहले 10 रुपये में बेचते थे ना, अब वो चीज़ उनको 1 रुपये में बेचनी पड़ती है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। साथ ही में जो फीमेल्स थी ना, वो भी अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, जिसकी वजह से उनके मन में बहुत ही चिंता का मतलब बहुत ही गलत फीलिंग आ रही थी उनके मन में। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी जर्मनी की, मतलब लोग भूखे मर रहे थे वहाँ पर। ठीक है। तो अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स की हालत देख लेते हैं कि क्या जो पॉलिटिक्स लीडर्स थे, ये जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने का कुछ ट्राई किया था उन्होंने। पॉलिटिकली टू द वेमार रिपब्लिक वाज forgill the Weimar Constitution has some inherent defeats which made it unstable and vulnerable the dictatorship। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम तो जर्मनी के अंदर वो भी फर्जाइल हो गया था, मतलब बहुत ही नाजुक हो गया था उस समय। और मतलब बहुत सारी कमियां थी जो वेमार रिपब्लिक में, यानी जो डेमोक्रेसी आई थी उस पे बहुत सारी कमियां थी जो अब लोगों को दिख रही थी। ठीक है। और साफ पता चल रहा था कि अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया ना, तो जर्मनी के अंदर कभी भी डिक्टेटरशिप आ सकती है। ठीक है। अब वो दो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? एक तो थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एक थी आर्टिकल 48। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, तो पहले मैं आपको बता दूं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। मतलब जर्मनी के अंदर क्या सिस्टम था कि जिस भी पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले हैं उसी के हिसाब से उसे उतनी परसेंट सीटें मिलेंगी। ठीक है। मान लो 100 पार्टी है और 100 में से हर पार्टी को 1% वोट मिला है, तो हर पार्टी के 1% लोग जो हैं वो रिच टैग, जो कि पार्लियामेंट था जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वहाँ पर बैठाएंगे। तो इसका मतलब दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू रूल बाय कोलिशन।
मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, कोई भी पार्टी कभी जीत ही नहीं पाती थी, क्योंकि देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100% लोग एक ही पार्टी को वोट दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो इसी की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को कोलिएशन बनाना पड़ा, यानी बहुत सारे पार्टी के अलग अलग लीडर को गवर्नमेंट चलानी पड़ी, और इसी की वजह से कोई बड़ा डिसीजंस लिया ही नहीं जा रहा था, यानी पॉलिटिकल सिस्टम भी इस इकोनॉमिक को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी आर्टिकल 48। अब आर्टिकल 48 क्या है, विच गिव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इमरजेंसी सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिग्री। अब ये डिग्री का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल 48 में ना ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर है, और प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है, कि कोई भी सिविल राइट्स वगैरह को तोड़ा जा सकता है, लोगों को कोई राइट नहीं है। तो ये किया गया, और इस आर्टिकल 48 में बहुत ख़राब चीज़ें भी हुई। रूल्स बाय डिग्री का मतलब होता है कि देखो, जैसे कि अगर आपको कोई नया कानून बनाया जाता है तो उसे आपको पार्लियामेंट में पास करना होता है, ठीक है जी। और अगर आप पार्लियामेंट में पास नहीं कर रहे तो आप नया कानून नहीं बना सकते। पर आर्टिकल 48 के तहत ये बोला गया था कि अगर प्रेसिडेंट ने कभी इमरजेंसी लगा दी तो क्या होगा, कोई भी रूल बनाने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, सीधा वो कानून लाया जा सकता है। बिना जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बिना पार्लियामेंट के कंस्टेंट के, इन सब से किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद प्रेसिडेंट इस रूल को ला सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, ठीक है जी। और ये आर्टिकल 48 की वजह से ही मैं आपको बता दूं, 20 से ज़्यादा डिफरेंट कैबिनेट्स बने 339 डेज़ में, यानी एक साल के अंदर 20 अलग अलग कैबिनेट्स मिनिस्टर्स को चुना गया। तो मतलब 239 डेज़ में इतने सारे कैबिनेट्स मिनिस्टर्स बने। अब ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कोलिएशन जो गवर्नमेंट बनी थी ना, तो बहुत सारे लोगों कहते हैं कि आप हमारी बात नहीं मानते ना, तो हम गवर्नमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कोई पार्टी है, 3-4 पार्टी ने मिलकर 50% वोट ले लिया और उन्हें अपनी गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। तो जो 51% गवर्नमेंट जो लोग थे ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे, उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी ना खुश हो गई, वो अपना सपोर्ट वापस लेना चाहती थी। और फिर दोबारा इलेक्शंस होते थे, फिर दोबारा ऐसे इलेक्शंस होते गए, इसलिए 20 से ज़्यादा कैबिनेट्स बने 239 डेज़ में। तो देखो कितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी हमारे जर्मनी के अंदर, ठीक है। और साथ ही में इसी बीच में आर्टिकल 48 का यूज़ किया गया, पर फिर भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे उसको सॉल्व नहीं किया जा सका। ऐसा ये इसलिए कर रहे थे ताकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अलग अलग लोगों की जो अलग अलग सोच थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो अलग अलग सोच इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सका, ठीक है। और इसी की वजह से जो नॉर्मल लोग थे ना, उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम पे अपना जो उनका जो विश्वास था वो खो दिया। उन्होंने कहा, यार हमने सोचा था कि यार ये थोड़ा अच्छा काम करेंगे, जो लोग पहले सपोर्ट वेमा रिपब्लिक को कर रहे थे, अब वो भी थोड़ा हो गए कि यार कि हम पता नहीं कैसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। और इसी का फ़ायदा उठाया हिटलर ने। ये जो प्रॉब्लम चल रही थी, इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था,
और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही थी और वेमर रिपब्लिक कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी का फ़ायदा उठाया हिटलर ने और वो एक लीडर बना। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।